हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम G20 के बारे में डिस्कस करेंगे और पूरे विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे और देखेंगे कि G20 देशों के उद्देश्य क्या है। आज हम 2025 में हुए G20 समिट के बारे में भी पढ़ेंगे और 2025 में क्या क्या एजेंडा लिया गया, उन सभी के ऊपर विस्तार पूर्वक डिस्कस करेंगे। साथ में हम पढ़ेंगे कि यूएस द्वारा 2025 का G20 समिट में क्यों नहीं आया, उसके द्वारा इसका बहिष्कार क्यों किया गया। चलिए तो पढ़ना शुरू करते हैं। पहले मैं अफ्रीका का मैप एक बार थोड़ा सा दिखा देता हूँ। जैसे ये हमारा एशिया है और ये अफ्रीका है पूरा। अफ्रीका के जब आप साउथ में आएंगे तो यहाँ पे साउथ अफ्रीका दिखेगा। यहीं पे केप ऑफ गुड होप भी है, यहाँ पे देखिए केप ऑफ गुड होप। और ये जोहानिसबर्ग में हो रहा था 2025 का मीटिंग। आइए थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि पहले G20 है क्या। G20 एक 20 देशों का समूह है जो कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विकास से जुड़े हुए सभी मुद्दों के ऊपर देखती है। इसमें 19 देश और यूरोपीय संघ और हाल ही में अफ्रीका यूनियन भी शामिल हुआ है। तो 21 हो गया, 19 देश, एक यूरोपीय यूनियन और एक अफ्रीकन यूनियन, लेकिन इसे G20 ही बोला जा रहा है अभी फिर भी। आइए हम एक बार देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सा देश है। अर्जेंटीना हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन जिसे कहते हैं, इधर यूएसए हो गया, अफ्रीकन यूनियन और यूरोपीय यूनियन और अफ्रीकन यूनियन, ये वो सभी देश हैं। एक G7 ग्रुप का भी देश है। ये पहले G8 हुआ करता था, लेकिन रशिया द्वारा क्रीमिया के ऊपर कब्जा कर लेने के बाद 2014 के बाद ये G7 हो गया। फिलहाल हम G20 के बारे में देखते हैं। G8 G7 के बारे में किसी और दिन डिस्कस करेंगे। G8 का मुख्य कार्य की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए दुनिया का प्रमुख मंच है। यह एक ऐसा मंच है जहां दुनिया की सबसे बड़ी विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के नेताओं वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए एक साथ आते हैं, और ये हर साल होता है। अगर हम जीडीपी की बात करें तो ये ग्लोबल जीडीपी का 85% G20 देशों के पास है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इनका 75% हिस्सेदारी है। ये G20 देश के जितने भी देश है इस समूह में। आइए हम थोड़ा सा G20 के बारे में देखते हैं कि जिसका स्थापना 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद हुआ था। G20 का उद्देश्य आगे हम डिस्कस करते हैं। इसका कहीं कहीं पे भी ऑफिस नहीं है। ये हर साल दर साल अलग अलग लोग देश इसमें अध्यक्ष बनते रहते हैं। वैश्विक आर्थिक स्थिति को बढ़ावा देना, सतत एवं समावेशी विकास, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, जिसमें कि व्यापार, स्वास्थ्य हो गया, जलवायु परिवर्तन हो गया, जैसे क्लाइमेट चेंज, सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है हमारे पास दिया हुआ था पहले। सतत विकास के अंदर जैसे कि हमारा 17 लक्ष्य था, जिसमें कि गरीबी उन्मूलन, भुखमरी का समापन, अच्छी स्वास्थ्य और खुशहाल जीवन, गुणवत्ता शिक्षा, लैंगिक समानता, स्वच्छ जल और स्वच्छता, किफ़ायती और अच्छी ऊर्जा, गरिमापूर्ण कार्य और आर्थिक समृद्धि, उद्योग, नवाचार और अवसंरचना, असमानताओं की कमी करना, साधारणीय शहर का समुदाय, जिम्मेदारी पूर्वक उपभोग और उत्पादन, जलवायु कार्यवाही, जलीय जीवन के बारे में, स्थलीय जीवन। इसी तरीके से हमारे पास 17 क्लाइमेट चेंज मतलब सतत लक्ष्य दिया गया था। इसी के ऊपर सतत विकास किया जाता है। साथ में इसमें हम G20 के भ्रष्टाचार विरोधी जैसे प्रमुख मुद्दे भी इसके में संबंधित है। कि हमने देखा था कि इसमें 19 देश और 2 क्षेत्रीय निकाय है। 2025 का मुख्य थीम की बात करते हैं, देख लेते हैं आगे। इसका था सोलिडेरिटी, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी के बारे में, यानी कि एकजुटता, समानता और स्थिरता के बारे में। इसमें भाग लेने वाले सभी देशों के बारे में, सभी देशों को जैसे आर्थिक असमानता, पर्यावरण विकास, ऋण, जलवायु संकट का मिलकर सामना करेंगे। 2025 का समिट का निर्णय लिया गया। साथ में G20 का काम कैसे करता है हम एक तरह देख लेते हैं। इसकी जो प्रेसिडेंसी होती है वो हर साल बदलते जाती है, कोई अस्थाई नहीं है, ना कोई अस्थाई सचिवालय है इसका अध्यक्ष प्रतिवर्ष बदलता है, रोटेशन के माध्यम से चलता है। हाल ही के प्रेसिडेंसी जो था साउथ अफ्रीका के पास था और अगला जो है USA के पास, लेकिन USA इसमें आया नहीं था। इसमें अलग अलग मंत्री का भी सम्मेलन होते रहता है लगातार वर्षों के भीतर। इसके ट्रैक्स की बात करें तो जो कि G20 का मुख्य कार्य है रूप से 2 समानांतर ट्रैक्स पटरियों के माध्यम से होता है, जिसमें एक वित्त ट्रैक हो गया, एक शेरपा ट्रैक हो गया। वित्त ट्रैक का मतलब है कि वित्त मंत्री और केंद्रीय मंत्री के
गवर्नर इस मीटिंग में बैठते हैं, जो कि हर साल जिस भी देश में G20 समिट हो रहा होता है उस देश में ये होता है। साथ में शेरपा मीटिंग की बात करें तो इसमें भी नेताओं के प्रतिनिधि बैठते हैं जो कि इसका संभालते हैं। जैसे कि एक बार तो ये G20 का समिट होता है जो कि पूरे बार होता है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्र के बड़े नेता इसमें भाग लेते हैं, बड़े नेता प्रतिनिधित्व करते हैं। वहीं शेरपा की मीटिंग में छोटे छोटे नेताओं के प्रतिनिधि भाग लेते हैं इसमें। आगे हम देखते हैं कि 2025 का मुख्य एजेंडा क्या रहा है, जिसमें कि आर्थिक विकास, कर्ज और विकसित वित्त, समावेशी सतत आर्थिक विकास, ताकि विकास में किसी को पीछे ना छोड़ा जाए। विकासशील देशों के ऊपर कर्ज की समस्या है और जिस पर ध्यान दिया जाए, और वित्तीय स्थिरता पर भी ध्यान दिया जाए, ताकि डेट को जो भी उनके ऊपर कर्ज है उसको सही तरीके से या फिर कम ब्याज के ऊपर उन्हें ऋण दिया जाए और उन्हें भी विकासशील से विकसित की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित की जाए। साथ में विकास भी, जैसे निवेश हो गया, FDI जिसे बोलते हैं, किसी दूसरे देश के द्वारा अन्य राष्ट्र में निवेश करना, FDI हो गया। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग, जैसे व्यापार करने के लिए एक दूसरे के प्रति टैरिफ कम करना या फिर टैक्सेस कम करना, जिससे कि वो सामान दूसरे देश में आसानी से आ सकें। वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में सुधार करना चाहिए। साथ ही 2025 में जलवायु, ऊर्जा, परिवहन और हरित विकास के ऊपर भी ध्यान दिया गया है। पारंपरिक जीवाश्म फॉसिल फ्यूल से हटाकर हरित ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा और सतत ऊर्जा संक्रमण को बढ़ावा दिया जाए, जैसे कि जिसमें कि पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करके हरित ऊर्जा पे लाया जाए, जिसमें सौर प्लेट हो गया, एयर विंड के माध्यम से हो गया। ऐसा ऊर्जा का उपयोग किया जाए जिससे कि पर्यावरण भी हमारा बचा रहे, वही इसमें दिया गया है। और आगे हम देखते हैं कि जिसमें जलवायु वित्त को बढ़ावा, ताकि जलवायु परिवर्तन से निपटने और पर्यावरण बचाने के प्रयास के लिए पर्याप्त संसाधन जुटाए जा सकते हैं। जैसा कि हमने ऊपर देखा था कि इन सब का प्रयोग किया जाए। प्राकृतिक संसाधन, खनिज संसाधन सुरक्षा और टिकाऊ खनिज व्यवस्था के बारे में, खनिज व्यवस्था, इन सब का उपयोग करें, ध्यानपूर्वक करें, ताकि भविष्य के लिए भी बचा रहे और अभी की ज़रूरतों को भी पूरा किया जा सके। हाँ, 2025 में जैसा कि AI का दौर है, तकनीकी व्यवस्था, नवाचार, डिजिटलीकरण, अर्थव्यवस्था में सुधारने का तरीका का बदलाव किया जा रहा है। जैसा कि आज AI के ज़माने में तो इसका साथ लेना बहुत आवश्यक हो गया है। नई इनोवेशन, नई तकनीकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता लेकर अपने कार्य को बढ़ावा दे सकते हैं और विकास की राह पे चल सकते हैं। समन्वित नीति, शासन, गवर्नेंस स्थापित करना, जिसमें कि गुड गवर्नेंस की बात की जा रही है यहाँ पे। खनिज आधारित उद्योग और तकनीकी, जैसे बैटरियाँ, टिकाऊ ऊर्जा, AI, हार्डवेयर के लिए जिम्मेदार, बहुवचनीय और न्यायपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित करना। साथ में सामाजिक न्याय, समावेशिता, लैंगिक समानता, युवा रोजगार, इन सभी के ऊपर ध्यान दिया जाए, जिससे कि ये 2025 का थीम रहा है, 2025 G20 समिट का। लैंगिक समानता में अगर हम बात करें तो महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्धता होना, जिनमें कि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक निर्णय हो या फिर इसमें भागीदारी के लिए उनको आगे बढ़ाया जाए, उन्हें प्रोत्साहित किया जाए ताकि वो इन सब चीज़ों में खुलकर भाग ले सकें। युवा के लिए रोजगार, शिक्षा, कौशल विकास, जिसमें स्किल डेवलपमेंट जिसे बोला जाता है, खासकर विकासशील देशों और अफ्रीका के लिए, ताकि युवाओं के लिए रोजगार व अवसर बन सके। विकासशील देश की बात करें तो जैसे जो भी विकास कर रहे हैं, जो पूर्ण विकास नहीं कर चुके हैं, जिसमें इंडिया हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, ब्राज़ील हो गया, ये सभी देश। वैश्विक शासन व्यवस्था, बहुपक्षवाद, शांति, सुरक्षा, इन सब के ऊपर ध्यान दिया जाए। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग किया जाए, बहुपक्षीय संस्थाओं के माध्यम से विश्व व्यापी चुनौतियों का सामना किया जाए। जैसे कि हाल ही में भी कोविड आया था, उसमें पूरा विश्व के सभी देशों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और इससे निपटने का कार्य किया। ठीक इसी प्रकार से इसमें बताया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, व्यापार के माध्यम से सहयोग किया जाए, ना कि बड़े बड़े टैरिफ लगा कर, ना कि 100% टैक्स लगाकर इस पर दूसरे देशों के व्यापार के ऊपर प्रभाव पड़े, तो इन सभी के ऊपर। साथ में आतंकवाद, वित्तीय अपराध, अवैध धन प्रवाह से निपटने के लिए वैश्विक सुरक्षा व स्थिरता पर ध्यान दिया जाए। विकासशील देशों और भूभागों
विशेष रूप से अफ्रीका को वैश्विक चर्चा में मजबूत प्रतिनिधित्व देना, ताकि वैश्विक नीतियां सिर्फ विकसित देश के लिए ना बन सके, विकासशील देशों के लिए भी बन सके। ये 2025 का जो था समिट ग्लोबल साउथ अफ्रीका के केंद्रित दृष्टिकोण के लिए किया गया था, क्योंकि ये अफ्रीका में पहली बार हुआ था, अफ्रीका यूनियन में, जैसे कि अफ्रीका महादेश में। क्योंकि समिट जो है पहली बार अफ्रीका महाद्वीप में जोहानिसबर्ग में हो रहा था, जो कि साउथ अफ्रीका में है, दक्षिण अफ्रीका में हुआ। इसलिए इस बार का एजेंडा अफ्रीका और ग्लोबल साउथ की ज़रूरतों को और चुनौतियों को और विकास के विशेष प्राथमिकता मिली। इसमें शामिल कर्ज राहत, हरित ऊर्जा निवेश, खनिज आधारित विकास, युवा कौशल विकास और समान अवसर के लिए किया गया। आगे हम भारत के पक्ष में देख लेते हैं कि जैसे कि भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा G20 समिट साउथ अफ्रीका में अटेंड किया, तो आगे हम देख लेते हैं कि भारत के द्वारा क्या क्या मुद्दे दिए गए हैं, जो कि भारत का मुख्य 6 एजेंडा रहा है। आगे हम एक एक करके देख लेते हैं सभी को। पहला है ग्लोबल साउथ को मजबूत बनाना। ग्लोबल साउथ, जिसमें कि विकासशील देश को ग्लोबल साउथ के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जैसे जब आप इस मैप के ऊपर आप देखिएगा तो ये विषुवत रेखा हो गया और बाकी कंट्री इस तरफ हो गई है। इसे साउथ के नाम से जाना जाता है और ये हो गया नॉर्थ। तो ग्लोबल साउथ, इस तरफ के जितने भी देश है इसे विकासशील देशों के नाम से जानते हैं। तो इसी का बात हो रहा है कि ग्लोबल साउथ को मजबूत बनाना। साथ में मोदी जी ने कहा कि G20 को केवल अमीरों का देश प्लेटफॉर्म नहीं होना चाहिए, बल्कि ग्लोबल साउथ, जिसमें कि विकासशील कम आय वाले देश की भी आवाज़ को केंद्र में रखा जाना चाहिए। विकासशील देशों की बातों को भी अहमियत देना चाहिए, ताकि वो अगर कुछ कह रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, तो उनके भी बातों को उतने ही अहमियत दिया जाए जितना कि विकसित देशों को दिया जाता है। साथ में भारत ने मांगा कि विकासशील देशों के लिए अधिक फंड चाहिए, सस्ती वित्तीय सहायता, जो कि इसके ऊपर ज़्यादा टैक्स ना ले। जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक अगर कोई लोन दे रहा है, तो एशियन डेवलपमेंट अगर कोई लोन दे रहा है तो उस पर टैक्स ज़्यादा ना हो, ताकि ये लोग आराम से वहाँ से लोन लेके अपने देश के विकास में आगे बढ़ सकते हैं। और अधिक फंड दिया जाए, ताकि अधिक पैसे की ज़रूरत पड़ती है इनमें, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए अधिक से अधिक धन की ज़रूरत पड़ती है, तो कम ब्याज पे उन्हें पैसे उपलब्ध हो सके। जलवायु फाइनेंस की जाए, तकनीकी सहयोग में बढ़ावा दिया जाए, जैसे कि आज जो भी विकसित राष्ट्र है उनसे यह सहयोग हो सके कि विकासशील देशों का वो मदद कर सकें। USA के द्वारा जापान हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, इटली हो गया, UK हो गया, चाइना हो गया, इन सब देशों के द्वारा तकनीकी सहयोग किया जाए, ताकि विकासशील देश भी आगे बढ़ सके। यही एजेंडा इसलिए भी मजबूत रहा क्योंकि समिट अफ्रीका महाद्वीप में पहली बार हो रहा था। आगे हम दूसरे के देख लेते हैं। कर्ज राहत, डेट रिलीफ दिया जाए। जैसे जो भी देश अगर कर्ज में है तो उनको राहत दिया जाए, वित्तीय सुधार किया जाए और उन्हें कर्ज माफ़ भी अगर हो सके तो कर देना चाहिए। जैसे कि विकासशील देशों को हल्का कर दिया जाए, IMF और वर्ल्ड बैंक की नीतियों में सुधार हो, ताकि विकासशील देश आसानी से वहाँ से कर्ज ले सकते हैं। ग्लोबल फाइनेंस आर्किटेक्चर को अपडेट किया जाए। भारत ने कहा कि कर्ज संकट गहरा कर वैश्विक स्थिरता को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इस शब्द का मतलब है जैसे कि कोई देश जानबूझकर कर्ज नहीं ले रहा है, क्योंकि उनके ऊपर अगर कर्ज वो ले लेते हैं तो वो फंस जाते हैं उस ऋण के जाल में, जिससे वो ना ही विकास कर पा रहे हैं। इसी वजह से हम तीसरे के बारे में देखते हैं, जो कि तीसरा पॉइंट था स्किल मल्टीपिलर मिशन, जिसमें कि स्किल को डेवलप किया जाए, जिसमें कि जैसे कि तकनीकी शिक्षा। आज AI के दौर में, डिजिटलीकरण के दौर में सभी को बराबर तरीके से समझाया जाए। जैसे भारत ने UPI वगैरह अपनाया था, तो इन सब चीज़ों में भी ये बढ़ावा दे सकते हैं। साथ में डिजिटल शिक्षा, आज जब से डिजिटलीकरण हुआ है, लोग घर पे रहते रहते चीज़ों को सीख ले रहे हैं, चीज़ों को पढ़ ले रहे हैं। आज उन्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, इतनी सस्ता एजुकेशन हो गया। वही डिजिटल शिक्षा दिया जाए, जिससे कि लोग कंप्यूटर, लैपटॉप, अन्य इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से ज़्यादा सहज महसूस कर सकें। स्वास्थ्य हो गया, ऊर्जा हो गया, कृषि क्षेत्र में स्किल डेवलपमेंट किया जाए। भारतीय संस्थानों में अफ्रीका में विस्तार, AI गवर्नेंस और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का भी विकास कर रही है।
भारत ने 2023 में भारत के G20 प्रेसिडेंसी भारत ने किया था 2023 में, जिसका कि हमारा थीम था वसुधैव कुटुंबकम। जिस डिजिटल पब्लिकरण इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल को दिखाया गया था, जिसमें कि यूपीआई, आधार, डिजिटल लॉकर। आज यूपीआई जैसे पेमेंट करने के लिए जाते हैं तो हो जाता है। अगर हम यूपीआई के फुल फॉर्म की बात करें तो जो कि है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। साथ में आधार के माध्यम से आज चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं। डिजी लॉकर में अपना सारा डॉक्यूमेंट वगैरह रख सकते हैं। इसको हमारा इन सब चीज़ों को 2023 के प्रेसिडेंसी में भारत के द्वारा पटल पे रखा गया था और विश्व से यह अनुरोध किया गया था कि इन सब चीज़ों का उपयोग भी करें, वो अपनाने की आग्रह किया था। पीएम मोदी ने 2025 में आगे कहा कि एआई के लिए वैश्विक नियम बने, जिसमें कि इथिकल हो, रिस्पॉन्सिबल और सुरक्षित एआई का यूज़ हो। जैसे कि आज एआई आप देख रहे होंगे कि लोगों के आवाज़ें निकाल कर लोगों का फेस एक दूसरे के ऊपर लगाकर इसका बहुत ही दुरुपयोग किया जा रहा है। साथ में जैसे जैसे इन सब चीज़ आगे ये सब चीज़ आगे बढ़ा है, लोगों के साथ धोखाधड़ी के जैसे मामले भी बहुत सामने आ रहे हैं। तो वही कहा जा रहा है कि इथिकल और रिस्पॉन्सिबल एक तरीके से हो सके, जवाबदेहिता रहे इसके अंदर। साथ में गरीब देशों के लिए सस्ती डिजिटल टेक्नोलॉजी भी पहुंचाई जाए, जिससे कि वो आराम से विकास कर सकते हैं, सीख सकते हैं चीज़ों को। अगर टेक्नोलॉजी महंगी होगी तो वो उसे अपनाने में उनको देरी होगी, वहीं सस्ती होगी तो चीज़ों को वो जल्दी अपना सकते हैं। क्लाइमेट फाइनेंस और जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन की भी बात करते हैं। भारत ने जोर दिया है कि विकसित देश 100+ अरब डॉलर का वादा पूरा करे, जिसमें कि ग्रीन एनर्जी पर निवेश बढ़े। ग्लोबल साउथ के लिए जस्ट एनर्जी का भी ट्रांजिशन फंड बने। विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन के नुकसान का मुआवजा मिले। साथ में भारत ने कहा कि क्लाइमेट एक्शन केवल कागज़ पर नहीं, ज़मीन पर भी दिखाई देनी चाहिए। आइए हम छठे पॉइंट की बात कर लेते हैं, जिसमें कि ग्लोबल सिक्योरिटी के बारे में बात किया गया है। हाल ही में भारत में हुए लगातार आतंकी हमले से सिक्योरिटी की चिंताएं बढ़ गई हैं। तो इसमें छठे पॉइंट में कहा गया है कि भारत विश्व को आतंकवाद विरोध सहयोग भारत ने कहा है। सीमा पर आतंकवाद, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के ऊपर सख्त रवैया अपनाया जाए और उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ में अवैध धन प्रवाह को, इलीगल फाइनेंसिंग फ्लोज को भी रोका जाए, जैसे कि दूसरे देश से अन्य देश में हो जाता है ब्लैक मनी जैसे कह सकते हैं एक तरीके से। साथ में साइबर क्राइम और साइबर आतंकवाद पर भी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा मिले और इसके ऊपर विचार किया जाए, जिससे कि आने वाले समय में इन सभी के ऊपर देखते हुए नियम, कायदे, कानून बन सके और लोग इसका दुरुपयोग ना कर पाएँ। साथ में इंडिया ने कहा कि आतंकवाद के लिए कोई अच्छा या कोई बुरा नहीं है, दोनों में फ़र्क नहीं होना चाहिए। आतंकवाद आतंकवाद होता है, आतंकवाद कोई अच्छा और बुरा नहीं होता है। भारत का संपूर्ण फोकस इस एजेंडे में 2025 के समिट में रहा है, जिसमें कि ग्लोबल साउथ की आवाज़ को उठाना हो गया, अफ्रीका के विकास में बड़ा योगदान देना हो गया, डिजिटल तकनीकी और एआई वैश्विक नेतृत्व को आगे बढ़ाना हो गया, आर्थिक और ऊर्जा न्याय के बारे में बात करना हो गया। साथ में जलवायु बदलाव के समाधानों के लेकर भी चर्चा की गई। साथ में आतंकवाद और वैश्विक कार्रवाई के ऊपर भी जोर दिया गया, जिसमें कि इन सब सुधारों को मांग किया गया है। जैसा कि हमने देखा था यूएसए द्वारा इस मीटिंग का भाग नहीं लिया गया और उसका विरोध किया गया। तो आइए हम उसके यूएसए के पक्ष देख लेते हैं, थोड़ा सा अफ्रीका के पक्ष। हाल ही में आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले वाइट हाउस में यूएसए के प्रेसिडेंट ट्रंप और साउथ अफ्रीका के रामाफोसा के बीच, दोनों के बीच खींचातानी हो गई थी वाइट हाउस और ब्लैक मैन को लेकर। तो आइए इसके बारे में विस्तार से थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ट्रंप G20 में क्यों नहीं है? कारण ट्रंप ने कहा कि वह G20 2025 का जो समिट है वो जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में था, उसमें हिस्सा नहीं लेगी। इन्होंने बहिष्कार करने का कारण बताया, उन्हें लगता है कि वहाँ देश में विशेष रूप से साउथ अफ्रीका में वाइट फार्मर्स और वाइट कम्युनिटी के बीच बहुत ही गलत व्यवहार हो रहा है। उन्होंने लैंड कन्फिग्रेशन के बारे में बात की है, जैसा कि साउथ अफ्रीका में जो हो रहा है कि लैंड रिफॉर्म हो रहा है। किसी भी देश में लैंड रिफॉर्म होता है तो उसमें ऐसा माना गया कि कोई ऐसा व्यक्ति ना हो कि जिसके पास बहुत सारा लैंड हो और कोई व्यक्ति ऐसा ना हो कि जिसके पास कुछ भी लैंड ना हो। तो इसलिए लैंड रिफॉर्म करके सभी को आपस में बांटा जा रहा है। साउथ अफ्रीका जो था कि जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं एक बार, ये साउथ अफ्रीका है और जैसे यहाँ पे पहले जो नील नदी नहीं बना हुई है, हम यहाँ पे जो है सुएज़ नहर नहीं बना हुआ था, जिसके कारण से
लोगों को व्यापार करने के लिए यहाँ से आना पड़ता था और ये एशिया के साथ व्यापार कर पाते थे। और यहाँ पे केप ऑफ गुड होप है अफ्रीका, साउथ अफ्रीका का। तो यहाँ पे पहले ब्लैक मैन्स ही रहते थे, लेकिन यही यूरोप के लोग धीरे धीरे आते गए और यहाँ वाइट्स मैन रहना स्टार्ट कर दिए और वो लोग ज़बरदस्ती यहाँ की ज़मीनें लूटने लग गए और धीरे धीरे अपनाने लग गए। तो वही सब चीज़ों का आज रिफॉर्म चल रहा है। इसी बात को लेकर आज ट्रंप गुस्साए हुए थे और वो इस सभा में ना आने की बात की है। साथ में आरोप लगाया है ट्रंप ने कि ऐसे हालात में अपने देश को उस सम्मेलन में प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा है कि 2026 का जो G20 समिट है वो यूएसए में होना है। तो ट्रंप द्वारा कहा जा रहा है कि हम इस बार 2026 के G20 समिट में साउथ अफ्रीका को नहीं बुलाएंगे। लेकिन उसमें ऐसा रूल है कि जो भी पिछले समिट जिस देश में हुआ है उस देश का प्रेसिडेंट वहाँ पे होता है और जो नेक्स्ट होने वाला है वहाँ का भी होता है वहाँ पे। लेकिन इस बार जो है यूएसए का नहीं था। साथ में यूएसए द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि G20 से हम साउथ अफ्रीका को बाहर कर देंगे, लेकिन ऐसा होना संभव नहीं है, क्योंकि ऐसा तभी होगा जब G20 के सभी मेंबर इसके खिलाफ चले जाएंगे। मानते हैं कि अगर यूरोप के सभी देश चले जाए, लेकिन चीन हो गया, भारत हो गया, रूस हो गया, अफ्रीका यूनियन हो गया, ये सभी देश कभी भी इसके खिलाफ नहीं जाएगा। तो ऐसा होना संभव नहीं है। बाकी हम आगे देखते हैं कि ट्रंप की शर्तें एवं दलीलें क्या रखी हैं, उन्होंने क्या बोला। ऐसा ट्रंप ने कहा है कि दक्षिण अफ्रीका में संपत्ति छीनने के और वाइट समुदाय के खिलाफ हिंसा हो रही है, जिससे ह्यूमन राइट्स एब्यूजेस हो रहे हैं। इस आधार पर उन्होंने G20 समिट में भाग लेने का फैसला नहीं किया है। उन्होंने यह भी कहा कि दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने G20 की अध्यक्षता सौंपने प्रेसिडेंसी हैंड ऑफ की पारंपरिक प्रक्रिया को पूरा नहीं किया है। उन्होंने अमेरिकी प्रतिनिधि गिवेल स्वीकार प्रतीक देने से इनकार कर दिया। उन्होंने यह भी उनके बहिष्कार को एक कारण बताया। इसमें ऐसा होता है कि जैसे कि एक हथौड़ा एक टाइप का होता है, तो जो अगला भी प्रेसिडेंट होता है वो उस हथौड़े को अगले प्रेसिडेंट को सौंप दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे रामाफोसा जो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट थे वो नहीं सौंपे हैं। वही बात इसमें कहा गया है। कुछ और बातों को हम देख लेते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि वाइट्स जेनोसाइड और लैंड रिफॉर्म जो हो रहा है वहाँ पे मानवाधिकार विशेषज्ञ अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों द्वारा अविश्वसनीय अशांति अतिशयोक्तिपूर्ण माना गया है, क्योंकि G20 किसी संस्था जैसे नहीं कार्य कर रही है, ना ये यूएन जैसे राष्ट्र है जिसमें कि यूएन जो बोलेगा वही होगा, बल्कि एक सहयोगी मंच है जो कि आपस में 20 देश और कुछ 2 समूह आकर आपस में सहयोग करते हैं। यह एक सदस्य देश का भाग ना लेना संभव है, लेकिन इससे पूरी बैठक की प्रभावशीलता पर भी सवाल उठते हैं। तो आज हमने ऑलमोस्ट सभी चीज़ों को डिस्कस कर लिया और बाकी हमने देख लिया कि कैसे कैसे होता है। एक बार हम ये भी देख लेते हैं कि भारत यूएसए जो ये लगा रहा है कि वहाँ पे वाइट्स मैन के साथ दुर्व्यवहार होता है, साथ में हम साउथ अफ्रीका को यहाँ से बाहर कर देंगे। इसमें जैसा देख सकते हैं कि इसमें वाइट्स मैन भी बहुत सारे आए हुए थे, जो कि यूरोपीय लीडर, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं जापान हो गया, इधर ब्रिटेन के हो गए कीर स्टारमर हो गए, यहाँ पे फ्रेडरिक मर्ज हो गए जो कि जर्मनी के हैं, साथ में फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन हो गए, जापान के कनाडा के मार्क कार्नी हो गए, इधर लूला हो गए ब्राज़ील के। तो ऐसा देख सकते हैं उर्सुला वॉन डर लायन जो कि यूरोपीय यूनियन के अध्यक्ष हैं, साथ में इधर तुर्की भी हो गया, इटली है, ये सभी देश, यहाँ पे भारत हो गया, ये सभी देश इसमें शामिल था। तो ये कहना जल्दबाजी होगा ट्रंप के द्वारा कि इसका बहिष्कार किया जा सकता है। और हमने ट्रंप इस मैप के माध्यम से देख लिया था कि कहाँ पे साउथ अफ्रीका है। यहाँ पे ये यूरोप हो गया, ये अपना ये एशिया हो गया। यहीं पे आगे चलने के बाद यहाँ पे भारत है, यहाँ पे ये भारत है हमारा। ये सोमालिया हो गया, इसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से भी जाना जाता है। ये रेड सी हो गया, ये मेडागास्कर हो गया। पहले जब भी यहाँ से, जैसे यहाँ पे ये लाल सागर के ऊपर जो है कि सुएज नहर नहीं बना हुआ था, इसलिए पहले यहाँ से व्यापार करने के लिए लोग आते थे। और यहाँ से आने के बाद बहुत दूर आने के बाद यहाँ पे रेस्ट वगैरह किया करते थे। ये जो कि दक्षिणी सिरा है, दक्षिणी शोर है, और यहाँ से फिर एशिया के लिए व्यापार के लिए निकलते हैं। तो यहीं पे लगातार यूरोपियन का आना, जिससे कि अफ्रीका में वाइट्स मैन लोगों की संख्या बढ़ गई है। आज वही ट्रंप उसके ऊपर दोष लगा रहे हैं। और उनका यह भी कारण है कि जो स्टार प्रचारक रहे हैं जो कि ट्रंप के,
चुनाव में बहुत सारा फंडिंग किया है, वो साउथ अफ्रीका से ही आते हैं, तो उनका भी प्रभाव ऐसा हो सकता है उसके ऊपर। फ़िलहाल के लिए इतना ही, बाकी हम मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, किसी इंटरनेशनल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।